हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की फोर्थ वीडियो होने वाली है, जहां पर हम इंटरनेट कॉन्सेप्ट एंड वेब डिजाइनिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सेमेस्टर 4 का यूनिट 3 का पोर्शन होने वाला है, जो कि होगा एडवांस एचटीएमएल का पार्ट 1। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल देखा था, जहां पर बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ा था एंड उनके बारे में जाना था, उनके यूजेस कैसे हैं और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम उसी को और डिटेल में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो का मोटिव क्या है। जो प्रीवियस हमने बेसिक ऑफ एचटीएमएल किया था, वहीं पे मैंने बताया था कि दो टाइप के हो जाते हैं हमारी वेबसाइट। एक हो जाता है हमारा स्टैटिक वेबसाइट या फिर वेब पेज, और एक होता है हमारा डायनेमिक वेब पेज या फिर वेबसाइट। तो प्रीवियसली जो टैग्स हमने सीखे थे वो ज्यादातर स्टैटिक वेब पेजेस से रिलेटेड थे, मतलब स्टैटिक वर्क से रिलेटेड थे। लेकिन जो डायनामिक चीजें हैं वो हमारे एडवांस में आती है। तो ये जो वीडियो है जहां पर हम एडवांस एचटीएमएल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो भी टैग्स सीखेंगे वो ज्यादातर डायनामिक फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर इम्प्लाई करने के लिए हमारी वेबसाइट में यूज होते हैं। जैसे आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, जो स्टैटिक एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर बस डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ही होता है, उनसे कुछ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस देख सकते हो। लेकिन जो डायनामिक होते हैं वो थोड़े इंटरेक्टिव होते हैं, जिसमें आप गिव एंड टेक जैसे कुछ टास्क होते हैं तो उनको कर सकते हो, या फिर क्लिक करके देख सकते हो उसका रिजल्ट, आउटपुट वगैरह, इन सब से रिलेटेड जो आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे विकीपीडियाज होती है, वहां पर ज्यादातर चीजें स्टैटिक होती है, लेकिन वहीं पर अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करें तो वो ज्यादातर चीजें डायनामिक होती है। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ फीचर्स ऑफ इंटरेक्टिविटी है, जहां पर आप देखेंगे हमारे पास एंकर टैग है, लिस्ट टैग्स है, टेबल्स के टैग्स है, इनपुट फॉर्म, फ्रेम सेट एंड फ्रेम के बारे में फिलहाल के तौर पर पार्ट 1 में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। और एक चीज, जो भी हम टैग इस्तेमाल करते हैं उस टैग के अंदर, मतलब इनसाइड ऑफ द टैग, मान लो इस पोर्शन में जो भी लिखते हैं वो ज्यादातर एट्रीब्यूट्स माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ सकता है, तो आप समझ लेना। देन चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिंक से स्टार्ट करते हैं। लिंक जो होता है वो बेसिकली कोई भी मूवमेंट को इम्प्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हाइपर लिंक या लिंक ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ वेब पेज होता है, जहां पर लिंक मूव्स अस फ्रॉम वन पेज टू अनदर रिसोर्सेस और अनदर पेजेस। मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में अगर हमको रिडायरेक्ट करना है इन वन गो, तो हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं आप कमेंट्स में बता सकते हो, हमने प्रीवियसली देखा था, मैं भी उस टैग पे भी आऊंगा। एंड फिलहाल के तौर पर जो यूआरएल होता है उसकी बात कर लेते हैं। यूआरएल बेसिकली यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि किसी वेबसाइट का एक तरीके का नाम होता है। जैसे आप एग्जांपल पे ये देख सकते हो, एक का ये जो लोकेशन है, मतलब डोमेन नेम है, ये उसका यूआरएल कहलाता है। आई होप इतने बेसिक्स तो आपको आते ही होंगे, तो चलो इसको स्किप ही करते हैं। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन टॉपिक पे, एंकर टैग। एंकर टैग का इस्तेमाल हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। जिन्होंने बेसिक वीडियो हमारी एचटीएमएल की नहीं देखी, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पहले आप उसको एक बार देखो। ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ने की जरूरत, उसको ऊपर ऊपर से भी देखा होगे तो ये थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, ये वाला टॉपिक या फिर ये वाला वीडियो। क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एंकर टैग है। एंकर टैग का इस्तेमाल होता है ए से, मतलब इसको हम डिफाइन करते हैं ए से, एंड ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पर क्लोज करेंगे, और ये हमारा इनिशियल टैग कहलाएगा और ये हमारा क्लोजिंग टैग कहलाएगा। तो ये पेयर में आते हैं, एक टैग यहाँ पर, एक टैग यहाँ पर, और उसके बीच में जो भी हम चीजें लिखते हैं उसकी लिंक बन जाती है। जैसे उसको क्लिक करेंगे हमारी लिंक एक्टिव हो जाएगी। एंड इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे जो कि है href, जो कि उस लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एन एग्जाम्पल पे भी आप यहाँ पर ये कमांड देख सकते हो, इसको हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इस बार मैं एक एक कमांड को लिख के आपको बताऊंगा। तो एंकर टैग का इस्तेमाल करने के लिए सिंपली हम अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं। आप कोई भी कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फिलहाल के तौर पर V3S कोड एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, विजुअल कोड एडिटर का। यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और यहाँ पर नाम दे देता हूँ, जैसे फर्स्ट डॉट HTML। तो ये होगी हमारी फर्स्ट फाइल। तो जैसे ही क्रिएट करेंगे एंड सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगी। यहाँ पर हम अब अपना कमांड लिख देते हैं। पहले हम इसको टाइप असाइन करेंगे, i.type.html डॉट नहीं, नॉर्मल HTML, एंड देन हमारा बॉयलर कोड जो कि है HTML
एंड देन इसके अंदर हमारा हेड, और फिर आ जाएगा हमारा बॉडी। तो ये तो था हमारा बॉयलर कोड। अब यहाँ पर हम टाइटल भी लिख सकते हैं। पहले मैं टाइटल ही लिख देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो इग्नोर करना। एंड यहाँ पर हम बॉडी के अंदर अल्फा टैग को इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर ए टैग का इस्तेमाल करूंगा, तो ए लिख देता हूँ और ये यहाँ पर क्लोज भी कर दिया, और यहाँ पर क्लिक में लिख देता हूँ, क्लिक में। एंड देन हमारे को अल्फा टैग के अंदर href लिख के अपने फाइल का लोकेशन सेंड करना है। मैं सिंपली यहाँ पर www.google.com लिख देता हूँ, google.com लिख देता हूँ। एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर google.com लिख रहा हूँ तो ये गलत भी हो सकती है और सही भी। कभी कभार चल जाता है, कभी कभार नहीं चलता हर एक वेबसाइट के लिए। तो हमको पूरा URL लिखना पड़ता है। उसके लिए हम लिखेंगे HTTPS। आप देख सकते हो, मुझे याद है तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, एंड देन www.google.com। ये प्रॉपर URL होती है। एंड जैसे अब इसको हम रन करेंगे, ये देखो ये रन हो गया और यहाँ पर आ गया क्लिक में। आप देख सकते हो कॉर्नर में आ गया हमारे पास क्लिक में। मैं जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पर आ गया क्लिक में। और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये google.com में, यहाँ पर देख सकते हो google.com में रिडायरेक्ट हो गया। मैं फिलहाल ऑफलाइन हूँ इसीलिए ये शो नहीं कर रहा, तो आप समझ सकते हो ऐसे ये वर्क करती है। और एक चीज इसमें, जो हम क्लिक करके कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, कोई भी लिंक ओपन कर रहे हैं, उसके भी कुछ टाइप्स आ जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टारगेट असाइन करते हैं। मतलब हमारा ये क्लिक करने के बाद कैसे ये बिहेव करेगा, तो हम टारगेट लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो ब्लैंक आ गया, पेरेंट आ गया, सेल्फ आ गया, टॉप आ गया। सेल्फ का मतलब अगर क्लिक करेंगे तो वही हमारी लिंक उसी वेब पेज में वो ओपन होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट भी यही होता है। और अगर ब्लैंक करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर हम ब्लैंक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुलता है। यहाँ पर देख रहे हो एक नया टैब खुला। लेकिन यहीं पे अगर हम सेल्फ करते हैं, यहाँ पर हम ब्लैंक को छोड़ के सेल्फ लिख देते हैं, तो क्या होता है, ये वेब पेज उसी वेबसाइट में, मतलब ये लिंक वहीं पे ओपन हो जाता है। अब देख रहे हो यहाँ पर अब कोई नया टारगेट ओपन नहीं हो रहा। क्लियर है। फिर यहाँ पर आता है हमारा स्पेशल एंकर टैग्स, जहाँ पर एक होता है मेलिंग्स के लिए और एक होती है इमेज को लिंक कराने के लिए। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये कैसे इस्तेमाल होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको मेल भेजना है तो वहां पर आप href के लिखने के बाद अपना ईमेल आईडी तो लिखोगे, लेकिन उससे पहले आप मेल टू लिखोगे एंड डबल कॉलन दोगे, जिससे कि ये जो href है ये इस लोकेशन, मतलब ये मेल एड्रेस को एज एन बेस एड्रेस मान के आपके ईमेल को सेंड करेगा। इन सिंपल टर्म हम ईमेल को लिंक करवा सकते हैं। उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा मेल टू, एंड देन कोलन डालने के बाद अपने जीमेल आईडी का नंबर, मतलब नाम, एड्रेस। एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे सेंड मेल। जैसे हम सेंड मेल को क्लिक करेंगे, हमारी मेल सेंड हो जाएगी उस पर्टिकुलर लोकेशन में, मतलब जीमेल आईडी पे। ये फॉरम में अगर इंक्लूड करोगे तो ये बेटर वर्क करता है, उसको भी हम देखेंगे। एंड एक आता है हमारा इमेज एस लिंक। उसके लिए हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं, फिर src लिखते हैं, एंड फिर हमारे इमेज का लोकेशन एंड उसकी हाइट वेट, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। क्लियर है। ये होते हैं दो टाइप के स्पेशल एंकर टैग्स के यूज। इसको अगर आपको करके देखना है तो हम करके देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हटा देता हूं। यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं मेल टू लिखता हूं, एंड कोलन डालने के बाद ईमेल आईडी, तो स्टडी स्क्वायर 01@gmail.com। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक में तो वैसे का वैसे रहेगा। तो इसको देख लेते हैं इसका आउटपुट। अब इसको थोड़ा रिफ्रेश करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे, अब देखना ये ईमेल के लिए अब ईमेल सॉफ्टवेयर को पहले ओपन करवाएगा, एंड देन वहां पर वो क्या करेगा, ईमेल आईडी पे रिडायरेक्ट कर देगा। आप देख सकते हो पहले उसको लॉगिन वगैरह करना पड़ता है, एंड ये रिडायरेक्ट कर देता है आपके मेलिंग में। क्लियर है। और इमेज के लिए भी हम इमेज की लोकेशन डाल सकते हैं। उसके लिए हमको इमेज की लोकेशन चाहिए होगी। फिलहाल के तौर पर मैं तो इंटरनेट यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप इमेज टैग का भी इस्तेमाल करके ट्राई कर सकते हो। फिर आता है हमारे लिस्ट इन HTML। अब लिस्ट इन HTML की कुछ कैटेगरीज है। लिस्ट का मतलब आप जानते ही होंगे, जब हम लिस्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स तो उसको लिस्टिंग कहते हैं। एंड इसके 3 टाइप्स है, एक अनऑर्डर्ड, एक ऑर्डर्ड और एक डेफिनेशन लिस्ट।
अब ये क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड में क्या होता है, बुलेट्स आते हैं आपके लिस्ट के सामने, एंड ऑर्डर लिस्ट में उसकी नंबरिंग होती है। जैसे यहाँ पर जैसे ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो ये अनऑर्डर्ड कैटेगरी में आ गया, और यहाँ पर जैसे नंबर्स आ रहे हैं तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट कैटेगरी में आ जाती है। क्लियर है। और डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने इसकी की पॉइंट लिखी है और इसके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन लिस्ट ऐसे वर्क कर रहा होता है जैसे गूगल का जैसे डिक्शनरी हम बनाते हैं ना, वैसे। अब इसको करके देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको इसके सिंटैक्स दिखा देता हूँ, फिर इकट्ठा हम इसको ट्राई करके देखेंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसमें हम यूएल लिखते हैं, यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हो, वरना इन जनरल डॉट करके आता है। इसके टाइप में आता है डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। इसके अलावा भी और एलिमेंट होते हैं, बट आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसको ओपन किया यूएल को, और यहाँ पर यूएल को क्लोज किया, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये पर्टिकुलरली। और उसके अंदर जो हम आइटम इंक्लूड करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे लिस्ट आइटम, जिसके लिए हम कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे LI। ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉलर लेटर भी हो सकता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है HTML, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। और फिर टैग्स के अंदर हम अपने लिस्ट का नाम लिखेंगे। ये भी पेयर में आते हैं, तो ये दो दो करके आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बेसिक अवॉइड कर रहा हूँ, बट आप याद रखना। एक और चीज हमने एक पॉइंट मिस किया है कि मान लो हमारे पास एक HTML का पेज है जो कि ये है, तो मैं तो अभी V3S से लाइव लोकेट कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली ओपन हो रही है। जिनको नहीं पता कि इनको ओपन कैसे करते हैं, सिंपली आप अपने फाइल में आओ और इसको सिंपली डबल क्लिक कर दो, आपके ब्राउजर में ये ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो ये फाइल ऐसे ओपन हो जाती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेसिक्स थे इसीलिए मैंने स्किप किया था प्रीवियस वीडियो में भी, बट अभी आप इतना आइडिया लगा सकते हो। तो मैं कहाँ था, लिस्ट क्रिएशन में। तो लिस्ट के लिए ये तो होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसी के बाद आता है हमारा ऑर्डर लिस्ट, जहां पर बस यूएल की जगह ओएल आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और लिस्ट आइटम्स को क्रिएट करने का सिंटैक्स सेम ही रहता है, LI लिखो, उसके अंदर नाम या फिर जो भी एलिमेंट लिखना है लिखो, एंड देन उस टैग को क्लोज करो। और इसके टाइप में आप ये टाइप्स लिख सकते हो, ABCD, कैपिटल A, 1 2 3 4, रोमन 1 2 3 4, एंड स्टार्ट कौन सी वैल्यू से हो उसकी वैल्यू भी आप सेट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलो पहले इन दोनों को ही हम करके देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैं अल्फा टैग को हटा देता हूँ, और यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो मैं यूएल लिखूंगा, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। फिर लिस्ट आइटम चाहिए, तो मैं लिस्ट आइटम में 1 लिख देता हूँ। फिर लिस्ट आइटम में मैं 2 लिख देता हूँ, TWO। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर LI से लिखना था, एंड देन यहाँ पर एक और लिस्ट आती। हाँ जी, अब सिंटेक्स ठीक है, एंड यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसके लिस्टिंग करी है आइटम्स की। यहाँ पर 3 आइटम्स है, 1 2 3 यहाँ पर लिस्ट कर दी। अब इसको हम ऐसे भी रन कर सकते हैं। यहाँ पर इन जनरल डिफॉल्ट वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट के यहाँ पर इसके बुलेट्स आ जाएंगे। तो जैसे इसको लाइव करेंगे हम, तो आप देख सकते हो ये आगे इसके अनऑर्डर्ड लिस्ट के सामने ये बुलेट्स। अब इसको हम टाइप भी डाल सकते थे, जिसके लिए हमको बस यहाँ पर टाइप लिख के स्क्वायर स्क्वायर लिख के दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने स्क्वायर किया, इसको रन किया, तो आप देख सकते हो स्क्वायर आ गई। ऐसे ही हम क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। उसके लिए हम यू को हटा के बस यहाँ पर ओ लिख देंगे, एंड ये बन जाएगी हमारे ऑर्डर लिस्ट। और उसके हम टाइप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं हटा देता हूँ, तो ये 1 2 3 से काउंट होके आ जाएगा। ये देखो 1 2 3 से काउंट होके आ गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। और एक था हमारा, कौन सा था, डेफिनेशन लिस्ट, है ना। तो डेफिनेशन में आप देखोगे हम इस्तेमाल करेंगे DL का, और DT फॉर हमारी डेफिनेशन टर्म, एंड DD फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, एंड DL से फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डेफिनेशन लिस्ट, तो हम DL लिखेंगे, एंड देन इसके बाद आता है हमारा डेफिनेशन टर्म, यहाँ पर आ गया। और फिर डेफिनेशन टर्म में हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, HTML, एंड यहाँ पर फिर हम लिखना पड़ेगा हमको डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। तो अब जैसे इसको रन करेंगे, इसकी और एक बना लेते हैं हम।
तो सिंपली इसको हम बस कॉपी कर लेंगे, एक से समझ में नहीं आता ज़्यादा, हम इसको कॉपी करके बना लेते हैं। यहाँ पर हम बस चेंज कर देंगे C++ एंड पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, और ये C++ के लिए बस यहाँ पर फास्ट लैंग्वेज लिख देता हूँ, है ना। अब इसको हम रन, तो लाइव चल ही रहा है तो वो अपडेट हो गया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये होगी हमारी टर्म एंड ये होगी हमारी डेफिनेशन। जूम आउट करके दिखा देता हूँ। एंड ये होगी हमारी टर्म, ये होगी हमारी डेफिनेशन, ये होगी हमारी टर्म, ये होगी हमारी डेफिनेशन। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। क्लियर है। एंड देन हमारा आता है आज का टेबल का पार्ट। तो इस टेबल के पार्ट में हम ये जानेंगे कि HTML के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने इससे पहले एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है MCSL 016 का, जहां पर मैंने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाया था। जो कि आप देख लेना पेपर से पहले, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो ये पेपर आता है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल के तौर पर HTML के अंदर हम जब भी टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल टैग को पहले लिखते हैं एंड इसको क्लोज भी स्लैश से इसको क्लोज भी करते हैं, मतलब पेयर में लिखते हैं टेबल ओपन एंड देन टेबल क्लोज। फिर TR यूज फॉर टेबल रो, मतलब ये वाला पोर्शन TR ये वाला पोर्शन क्रिएट करता है, और TD इस्तेमाल होता है टेबल के अंदर डेटा को फिल करने के लिए। जैसे यहाँ पर A लिखा है तो ये TD के अंदर लिखेंगे हम। इसको एक बार हम डायरेक्टली करके देख लेते हैं, है ना। तो मैं पहले इनको हटा देता हूँ। एक चीज याद रखना, ये सब हम बॉडी के अंदर लिख रहे हैं। तो पहले हम टेबल को क्रिएट करेंगे, तो टेबल ओपन एंड क्लोज किया। फिर हमको क्या क्रिएट करना है, टेबल की रो, तो हम TR लिखेंगे एंड देन उसके अंदर हमको कौन कौन से कॉलम चाहिए उसकी डेफिनेशन को हम पहले लिखेंगे। तो एक और चीज मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर क्या किया इस कोड में मैं दिखा देता हूँ। TR से हमने एक रो क्रिएट करी, ये वाली रो, जिसके अंदर हमने ये हेडिंग पोर्शन को क्रिएट किया। इससे पहले मैंने बताया था TD से हम डेटास को सेल के अंदर डालते हैं, लेकिन अगर हमको हेडिंग चाहिए तो हम TH लिखते हैं, TH फॉर टेबल हेडिंग, है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हेडिंग क्रिएट किया, 3 कॉलम बन जाएंगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग TD फॉर टेबल डेटा के अकॉर्डिंग हमने 2 डेटास को यहाँ पर इनपुट डाला। तो इसका एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं सिंपली। तो आप देखोगे ये बन गई हमारी टेबल एंड इसके अंदर हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए, एक हृदय एंड दूसरे आस्था, एंड इसी के अकॉर्डिंग बाकी सेल्स में इसकी डेटा हमने इनपुट कर दी। इन शॉर्ट मैं दोबारा बताता हूँ। टेबल से हम टेबल क्रिएट करेंगे इस कीवर्ड से क्लोज एंड ओपन, एंड इसके अंदर हम टेबल का जो भी हमको चाहिए वो सब लिखेंगे। एंड रो के लिए हम TR लिखते हैं, तो यहाँ पर आ गया कितने कॉलम्स चाहिए, वो हमारे TS और TD से काउंट होता है, जो कि फर्स्ट टेबल का रो होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो हमको 3 कॉलम चाहिए एंड वो हमको हेडिंग चाहिए तो हमने TH लिखा, एंड बाकी के डेटा चाहिए तो हमने TD करके यहाँ पर अपने डेटास को इनपुट डाला। एक और चीज, हम यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए हम बॉर्डर लिखेंगे और यहाँ इसकी पिक्सल दे देते हैं हम 1। तो जैसे बॉर्डर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गई हमारी बॉर्डर। अब जो टेबल है वो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है ना, तो ये अच्छा लग रहा है। टेबल के बारे में हम और थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे बॉर्डर, विड्थ, हाइट, अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। ये मतलब टॉप में हो, मिडल में हो, बॉटम में हो। ये काम करना, ये खुद आप अप्लाई करके देखना इनके आउटपुट्स कैसे आते हैं। सिंपल सा है, एज दे आर एट्रीब्यूट्स। तो आपको क्या करना है, इन टैग्स के अंदर इस पोर्शन में यहाँ पर लिख लिख के ट्राई करना है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल पैडिंग बेसिकली स्पेस होता है बिटवीन सेल बॉर्डर एंड कंटेंट, और सेल स्पेसिंग स्पेस होता है बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। मतलब ये जो सेल्स के बीच का स्पेस है ये सेल स्पेसिंग कहलाती है। जैसे ये सेल हो गया, और बॉर्डर और सेल के कंटेंट की जो स्पेस है वो सेल पैडिंग कहलाती है।
और इसको इस्तेमाल करने के लिए आप एट्रीब्यूट के अंदर लिखोगे सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। इसको भी करके देख लेते हैं हम इसी टेबल में, जिसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली कोड सेक्शन में आकर यहाँ पर एक बार सेल स्पेसिंग डाल देते हैं। और एक बार सेल पैडिंग डाल देते हैं। और इसको एक बार देख लेते हैं इसकी वर्किंग कैसे है। तो आप देख सकते हो थोड़ा तो चेंज आया, यहाँ पर सेल जो पैडिंग है वो बढ़ गई, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इनके बीच का यहाँ ये जो स्पेस है 2 देखो अब यहाँ पर आ गया, बीच में नहीं आया, तो इसमें भी थोड़ा गैप आ गया। तो ये होता है हमारा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कॉलम स्पैन और रो स्पैन। ये बेसिकली सेल्स को मर्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम कॉल स्पैन लिखेंगे मतलब कॉलम्स के हॉरिजॉन्टल सेल्स को ये मर्ज कर देगा, और रो स्पैन लिखेंगे ये तो वर्टिकल स्पेसेस को ये मर्ज कर देगा। इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पर जैसे नेम है, जैसे कि मान लो ये जो नेम का हमारा हेडिंग है ये 2 सेल तक कवर करवाना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको हटा देते हैं ताकि ये अच्छे से वर्क करे। और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल स्पैन एंड उसकी स्पेस दे देंगे हम 2 सेल। तो जैसे इसको अब रन करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे ये कॉलम स्पैन हो गई, अब ये कवर कर रही है 2 सेल्स की स्पेस। वैसे ही हम रो स्पैन कर सकते हैं। तो रो स्पैन के लिए हमारा जो डेटा है वो थोड़ा अलग वे में वर्क करेगा। तो इसको पहले मैं रिस्टोर कर देता हूं, और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा देता हूं एंड इसको मैं कर देता हूं स्पैन। तो अब देखना ये हो गया हमारा रो स्पैन, दिख रहा है। तो ये मर्ज हो गई, तो इसको कहते हैं रो स्पैन और कॉलम स्पैन। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेम्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक। फ्रेम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको ये एक फ्रेम है। वैसे ही अगर आपको इसको पोर्शन में डिवाइड करके शो करवानी है तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमको हेल्प करता है हमारा फ्रेम सेट, है ना। इसको हम क्या करते हैं, जैसे फ्रेम सेट हम पहले लिखेंगे, ये क्लोजिंग टैग के साथ आता है। एंड देन हम अपने फ्रेम्स के रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। फिर हमारे फ्रेम का लोकेशन देने के लिए फ्रेम टैग का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिकली मैं ये हटा देता हूँ बॉडी में जितने भी पोर्शंस थे हमारे पास, और बॉडी का एक कलर दे देता हूँ जिसको दे देते हैं हम रेड या हॉट पिंक दे देते हैं। अभी इसका आउटपुट पहले देख लो। ये हो गई हमारी वेबसाइट, नॉर्मली ब्लैंक वेबसाइट पिंक कलर की। इसका एक ही फ्रेम है जो कि ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है। अब मान लो हमको इसको आधा आधा दिखाना है एज पर अवर वेबसाइट के रिक्वायरमेंट्स, तो उसके लिए हम फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए देख लेते कमांड क्या होंगे। एक और चीज, जैसे कि हम हमेशा हर टैग को बॉडी में लिखते आ रहे हैं, तो हम फ्रेम्स टैग को इन बॉडीज के अंदर नहीं लिखते, तो हमको बॉडी हटानी पड़ेगी। फिर हमको लिखना पड़ेगा फ्रेम सेट, एंड फिर फ्रेम सेट 2 कीवर्ड्स में आते हैं, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेट। एंड देन यहाँ पर हमको असाइन करना पड़ेगा इसके परसेंटेज। इसके अंदर हम चाहते हैं कॉलम वाइज हो, तो हम लिखेंगे कॉल्स, और फिर कॉल्स हमारा हो 50% 50%। तो यहाँ पर हम 50% लिख देते हैं, यहाँ पर परसेंट लिख दिया। और दूसरा भी हमारा फ्रेम सेट जो हो वो 50% का हो। तो ये 2 हिस्सों में 50-50 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। एंड उसके अंदर हमको 2 फ्रेम्स को ऐड करवाना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं, और ये सिंगल टैग में आता है, मतलब इसकी पेयर टैग नहीं होती। फिर हम इसके अंदर सोर्स को डालेंगे, यहाँ पर src फॉर सोर्स, एंड इक्वल्स टू डाल के ये आ जाएगा हमारा सोर्स। अब फिर यहाँ पर मैं अपना पहले से बनाया हुआ HTML पेज डाल देता हूँ। ये बन गया हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ फ्रेम में, ये चला जाएगा हमारा पहले फ्रेम में, और दूसरे फ्रेम में इसके लिए दूसरी जगह फ्रेम लिखना पड़ेगा। एंड देन इसके अंदर भी सोर्स लिखने के बाद दूसरे फ्रेम में हम दूसरे HTML का पेज डाल देते हैं।
तो एक में आ गया हमारा HTML2 का वेब पेज, एक में आ गया हमारा HTML4 का वेब पेज। ये वेब पेजेस मैंने पहले से बना के रखा है, तो यहाँ पर मैंने उसकी लोकेशन डाल दी। अब इसको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो वेबसाइट्स साइड बाय साइड चल रही हैं। यहाँ पर नो इंटरनेट दिखा रहा है क्योंकि वो रिलेटेड होगा हमारे उस वेबसाइट से, और एक वेब पेज में हमको ये आउटपुट दिख रहा है। तो बेसिकली इन जनरल मेरे को यही बताना था, फ्रेम सेट्स का इस्तेमाल करके हम ऐसे अपने एक फ्रेम को दो फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं एज पर अवर नीड विद द हेल्प ऑफ फ्रेम सेट। ये तो हमने कॉलम वाइज करी थी, आप रो वाइज भी कर सकते हो। उसके लिए बेसिकली आप यहाँ पर लिखोगे रोज। तो जैसे रो लिखा है बेसिकली रोज, तो जैसे ही रोज लिखोगे अब देखो ये रो वाइज ये डिवाइड होगी, दिख रही है, ये रो वाइज डिवाइड होगी 50-50%। तो ऐसे ये फ्रेम सेट वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने ये पहले लिख के रखा था बट दिखाना भूल गया। बेसिकली ये एक फ्रेम है जो कि ऐसे पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर एक वेब पेज लोड होगा और यहाँ पर दूसरा वेब पेज लोड होगा। और एक और चीज, अगर कोई भी वेब पेज लोड नहीं हो रहा एज पर द ब्राउजर, कि ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस फ्रेम में फिर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, फॉर ब्राउजर डेट कैन नॉट डिस्प्ले फ्रेम, जो कि सपोर्ट नहीं कर पाते, उस केस में हम नो फ्रेम डालकर इनसाइड आवर बॉडी कुछ टैग्स शो कर सकते हैं, जैसे कि यूजर्स को पता चले। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारी ये पेज जो है नीचे की वो शो नहीं हो रही, तो जैसे कि ये शो नहीं हो रही तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं नो फ्रेम। नो फ्रेम का एक टैग आता है, नो फ्रेम्स, एंड इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे इसकी बॉडी और फिर यहाँ पर लिख देंगे नॉट सपोर्टेड। तो जैसे ही हम ये कमांड लिखेंगे तो क्या होगा, इन केस अगर तो फ्रेम है सपोर्ट नहीं कर रहा आपका ब्राउजर, उस केस में आपका ये वाला कीवर्ड जो है ये रन हो जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि नॉट सपोर्टेड। तो आप वो डिस्प्ले ऑफ आउटपुट में देख सकते हो, जो कि यहाँ पर भी वही बताया गया है कि नो फ्रेम्स शोज इन योर ब्राउजर व्हेन योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द फ्रेम्स। तब ये नो फ्रेम अपने आप कॉल हो जाता है। अगर ये सपोर्ट कर रहा है फ्रेम तो तब ये कॉल नहीं होता। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, जहां पर हमने एडवांस HTML के कुछ कीवर्ड्स के बारे में जाना। लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में भी हम और भी नई चीजों के बारे में जानेंगे, तो आप बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।